नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में ब्रिटिश संविधान के स्रोतों के बारे में आज जानकारी दूँगी। ब्रिटिश संविधान के बारे में पहले हम ब्रिटिश जो राष्ट्र है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि जिसे हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं, यूके भी कहा जाता है इसे, यूनाइटेड किंगडम। और पूरा नाम जो इसका ग्रेट ब्रिटेन है, उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य भी इसको कहा जाता है। तो ब्रिटेन जो है वर्तमान में यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, छोटा सा टापू है जिसका क्षेत्रफल 2,29,322 किलोमीटर का है। जनसंख्या भी 6 करोड़ के करीब है। ब्रिटेन के इस लघु आकार ने ही इसे सुसंगठित इकाई के रूप में बने रहने दिया है। तो अगर भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक जीवन भौगोलिक स्थिति के कारण प्रभावित हुआ है, क्योंकि चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहा है, यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण रहा है और इस देश के लोगों ने अपना व्यापार पूरे विश्व में फैलाया है। उसका कारण ये है कि चारों तरफ समुद्र है, तो समुद्र के जरिए इन्होंने अपने व्यापार को नए आयाम प्रदान किए हैं और बहुत से देशों को अपना उपनिवेश बनाया है। तो उपनिवेश बनाने के दौरान इन्होंने व्यापारिक देश हम इसको मान सकते हैं कि व्यापार के माध्यम से इन्होंने अपने देश को बहुत विकसित किया है। तो हम जो आज बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मैं एक मुनरो की कोटेशन आपको सुनाना चाहूँगी। मुनरो कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान एक प्रलेख नहीं है, सैकड़ों प्रलेख हैं। वह एक स्रोत से नहीं बल्कि अनेक स्रोतों से निकाला गया है। मतलब आप उसको एक निश्चित रूप से किसी प्रलेख के रूप में नहीं मान सकते हैं कि ये संविधान है, क्योंकि उसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन है। पहला लिखित स्रोत और दूसरा अलिखित स्रोत। तो लिखित स्रोत की जब हम बात करें, लिखित स्रोत में सबसे पहले अधिकार पत्र आता है। तो संसद द्वारा पारित जो अधिकार पत्र है, जिसे महान अधिकार पत्र भी कहा जाता है, ऐतिहासिक प्रलेख भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय से ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। संवैधानिक विकास के इस लंबे इतिहास में कुछ युग प्रवर्तक घटनाएं हुई हैं जिन्होंने महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेखों को जन्म दिया है। इस प्रकार के ऐतिहासिक प्रलेखों में 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचिका पत्र, 1689 का अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स सबसे प्रमुख हैं। जेस्ट विलियम पिट का कहना था कि मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स और बिल ऑफ राइट्स तीनों अधिकार पत्र सामूहिक रूप से ब्रिटिश संविधान की बाइबिल है। विलियम पिट का ये बात बिल्कुल सही प्रतीत होती है, क्योंकि ये तीनों ही ऐसे प्रलेख हैं या परिपत्र हैं, अधिकार पत्र हैं, जिसके माध्यम से ब्रिटेन की राजनीति को कायाकल्प उन्होंने कर दिया है। दूसरे हम सोर्स की बात करें तो दूसरा सोर्स लिखित स्रोत में है, संसद द्वारा पारित अधिनियम। तो यद्यपि ब्रिटिश का संविधान अलिखित संविधान है, लेकिन अलिखित संविधानों में भी कानूनों का अंश होता है। संसदीय अधिनियम ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मताधिकार, निर्वाचन पद्धतियाँ, संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों और सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों आदि के संबंध में संसद के द्वारा समय समय पर जो महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए जाते हैं, वे भी संविधान का सोर्स बन जाते हैं। फिर हम बात करते हैं न्यायिक निर्णय की। तो न्यायिक निर्णय जो हैं
वो न्यायिक निर्णयों का प्रत्येक देश के संविधान में विकास होता है, महत्वपूर्ण योग होता है। ब्रिटेन के संविधान में यद्यपि अमेरिकी संविधान की भांति ही न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है, लेकिन न्यायालयों ने संविधान के विकास में पर्याप्त योग दिया है। ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्रता तो बहुत अधिक सीमा तक न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए विल्किस बनाम वुड्स अभियोग का यह निर्णय है कि किसी भी अनाम निर्दिष्ट व्यक्ति की तलाशी तथा उसके कागजात को अधिकार में लेने का सामान्य अधिकृत अवैध है। मतलब न्यायालय ने जो समय समय पर निर्णय दिए हैं वो भी संविधान का सोर्स बन गए हैं। फिर जो तीसरा है वो है टीकाएं। संविधान पर लिखी गई जो टीकाएं हैं वो भी संविधान का स्रोत समझी जाती हैं, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या उपस्थित होने पर संसद, न्यायालय, सभी संबद्ध पक्ष इन टीकाओं का आश्रय लेते हैं। ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था पर लिखे गए कुछ अधिक प्रमुख ग्रंथ जिनमें संविधान और शासन व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है निम्न है, जैसे कि डायसी का ग्रंथ है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बैजहॉट का इंग्लिश संविधान यानी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, सर अस्किन का पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर्स एंड प्रैक्टिस, और फिर हम एंसन की ले लें लॉ एंड कस्टम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ किताबें हैं, ग्रंथ हैं जिनको संविधान के सोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर हम अगर अलिखित स्रोत पे आएँ तो अलिखित स्रोत में सबसे पहला है सामान्य विधि, कॉमन लॉ। सामान्य विधि से तात्पर्य यहाँ है कि उन वैधानिक नियमों से है जिनका निर्माण संसद तथा सम्राट द्वारा नहीं हुआ है, वरन जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित हैं और जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। एक पंक्ति में न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाजों, परंपराओं ही सामान्य विधियाँ हैं। ब्रिटिश नागरिकों के मूल अधिकार स्वतंत्रताएं सामान्य विधि पर आधारित है। तो इस प्रकार से जो सामान्य विधियां हैं, संवैधानिक परंपराएं, वे भी जो हैं ब्रिटिश संविधान का सोर्स हैं। फिर हम आते हैं संवैधानिक परंपराओं, रूढ़ियों और प्रथाओं पर। सभी संविधानों का स्रोत नहीं होती, लेकिन ब्रिटिश संविधान अलिखित है। विकसित होने के कारण प्रथाएं, परंपराएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोर्स हैं। ब्रिटिश संविधान की अनेक महत्वपूर्ण बातें विशेष रूप से संसदीय व्यवस्था पूर्णतया प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित है। उदाहरण के रूप में सम्राट जॉर्ज प्रथम जो अंग्रेजी भाषा से परिचित न होने के कारण उनके द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया गया, और तभी से यह परंपरा स्थापित हो गई कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। इस प्रकार प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपॉल के समय से यह परंपरा स्थापित हुई कि लोक सदन में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा और लोक सदन में बहुमत का विश्वास खो देने पर वह अपना त्यागपत्र दे देगा। इस प्रकार अन्य अनेक परंपराएं हैं जिन पर ब्रिटिश संविधान आधारित है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रिटिश संविधान के सोर्स में अधिकार पत्र, संसदीय अधिनियम, न्यायिक निर्णय, सामान्य विधियाँ, टीकाएं और परंपराएं, ये 6 सोर्स हम ब्रिटिश संविधान के मानते हैं, और इन्हीं स्रोतों के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया है। धन्यवाद।